आज हम कक्षा 9 के पहले सेक्शन के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। आप इसके पहले वाले लेक्चर को ज़रूर पढ़ें ताकि आप ठीक ढंग से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सेक्शन फर्स्ट में इवेंट्स एंड प्रोसेसेस है, यानी घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति। मैंने इसके पहले के क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था। अब हमको इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। ध्यान रहे, फ्रांस की क्रांति के पहले भी क्रांतियां हुई हैं। जो पहली क्रांति हुई है वो 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई है और उस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और साथ ही साथ उसको रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, अर्थात खून की एक बूंद बहाए बिना ही क्रांति इंग्लैंड में हो गई और उस क्रांति के तहत संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। इसके बाद जो विश्व की महत्वपूर्ण क्रांति हुई वो थी अमेरिकन क्रांति, इंडियन इंडिपेंडेंस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776 में शुरू होती है और अमेरिका, जिस तरह से हम ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम थे, उसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम अमेरिकी वासी भी थे। लेकिन अमेरिकी वासियों ने 1776 आते-आते उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया और उस संघर्ष का मकसद उनका आज़ादी हासिल करना था और वो आसानी से क्रांति करके और सफल हो गए और उनको आज़ादी हासिल हो गई। इसके बाद विश्व स्तर की जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसे हम अगली क्रांति कह सकते हैं, वह है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और फ्रांसीसी क्रांति ने इतना व्यापक प्रभाव डाला कि इसके पहले की अन्य क्रांतियों ने इस तरह का इतना व्यापक प्रभाव नहीं डाला था। ऐसी स्थिति में फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना बहुत आवश्यक है और यह इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंतर्गत ये आता है और ऐसी स्थिति में हमें इसको ठीक ढंग से पढ़ना होगा। आइए हम देखें, यदि हमने फ्रांस की क्रांति को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा तो आगे की घटनाएं हमारे समझ में ठीक से नहीं आएंगी। इसलिए आवश्यक है कि हम फ्रांस की क्रांति को ठीक ढंग से समझें। ये जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति का, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी इस फ्रांसीसी समाज कैसा था। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसी कौन सी बातें थी फ्रांसीसी समाज में, उनका हम अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के अंतर्गत हम 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला जो बिंदु होगा, स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष। किस तरह की, कैसे फ्रांस के लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड, जीविका का संकट कैसे पैदा हो गया, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी। तो उन परिस्थितियों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसी के अंतर्गत हम तीसरे बिंदु पर आपसे बातचीत करेंगे, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस।
हम आपसे आगे चल कर के विशेष रूप से फ्रांसीसी समाज के वर्ग के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको यह भी जान लेना यहाँ पर ज़रूरी है कि फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बँटा हुआ था। पादरी, सामंत और तीसरा वर्ग था जनसाधारण का वर्ग था। जनसाधारण वर्ग में से ही एक मध्यम वर्ग ऐसा उभरा जो ये नहीं चाह रहा था कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, सेकंड स्टेट के लोग हैं, यानी जो पादरी हैं, सामंत हैं, इनको विशेषाधिकार हासिल हो। तो उन्होंने ऐसी कल्पना करनी महसूस की कि कैसे इनके विशेषाधिकारों का अंत हो और फिर क्या आगे की कार्रवाई हुई, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। अ, फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। आखिरकार क्रांति की शुरुआत कैसे हो गई, इसकी चर्चा हम करेंगे। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बास्टील के पतन से होती है और ये घटना 14 जुलाई 1789 की है। बास्टील एक दुर्ग था और किस तरह से क्रांतिकारियों ने दुर्ग को अपने कब्जे में लिया था और क्रांति का बिगुल बच गया था। साथ ही साथ हम ये बात करें कि इस बिंदु के अंतर्गत फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और कैसे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। उसमें हम ये देखेंगे कि नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट थी, जो स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई गई थी और जिसमें थर्ड स्टेट के लोग शामिल हुए थे, उन्होंने आगे चल कर के अपनी सभा को नेशनल असेंबली का दर्जा दे दिया और उन्होंने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। जो फ्रांस में राजतंत्र था, जहाँ बोर्बन राजवंश शासन सत्ता में था, लुई 16वां राजा था और किस तरह से फ्रांस में राजतंत्र का सफाया कर दिया जाता है और फिर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम 2 विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। वो होगा द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। क्रांति का दौर क्रमशः बढ़ता चला जा रहा था और रॉबस्पियर के हाथ में सत्ता थी और रॉबस्पियर ने पूरे फ्रांस में आतंक का राज्य कायम कर दिया था। अर्थात यदि उसकी सरकार को यदि ऐसा आभास होता था कि कोई भी व्यक्ति क्रांति के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको फिर सजा दी जाती थी, उसके विरुद्ध मुकदमे लाए जाते थे। तो आतंक का राज्य काफ़ी एक भयानक दृश्य लिए हुए था, जिसकी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। और जिस आतंक के राज्य को रॉबस्पियर ने आगे गति दी थी, अंत में उसी रॉबस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लुई 16वां राजा था, उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है और ये अंत में उसको उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसी में हम आगे आपसे बातचीत करेंगे ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी डायरेक्टरी फ्रांस में कैसे कार्यपालिक संस्था के रूप में सामने आती है। उसमें क्या था कि जो रॉबस्पियर था, वो इस तरह से आतंक का राज्य कायम किया था, सारी सत्ता उसके हाथ में थी। तो नेशनल कन्वेंशन ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में उसने डायरेक्टरी 5 सदस्यीय डायरेक्टरी के हाथ में सत्ता सौंपी थी। और हम आगे बातचीत इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे कि किस तरह से नेपोलियन प्रथम डायरेक्टर के रूप में किस तरह से काम करता है, युद्ध करता है और युद्ध के बाद वो किस तरह से पूरे यूरोप में अपनी शक्ति को स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन जो विदेशी थे, यानी अन्य राज्य थे,
ऑस्ट्रिया हंगरी थे, ब्रिटेन, रूस, ये कई राष्ट्रों ने मिलकर के फिर आगे चल कर के 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया था। तो हम सारी बातचीत करेंगे आपसे इसी चैप्टर के अंतर्गत। फिर अगला जो बिंदु होगा हमारा, डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई, उस क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही और महिलाओं को उस क्रांति के जरिए क्या हासिल हुआ, इसकी भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिर अगले बिंदु पर हम आपसे बातचीत करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन। आप जानते हैं कि दास प्रथा एक आम बात थी और किस तरह से लोगों को दास बना करके उनका शोषण किया जा रहा था। तो कैसे फ्रांस में दास प्रथा की समाप्त की बात कही जाती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा का जो महत्वपूर्ण बिंदु आगे चल करके होगा वो होगा द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई, वो क्रांति जबरदस्त क्रांति थी, लेकिन उस क्रांति ने उस उस समय जो लोग रह रहे थे उनकी रोजाना की जिंदगी में क्या परिवर्तन लाया, क्या तब्दीलियां हुई, इन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा आपसे करेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने आपसे यह बताने का प्रयास किया कि कुल 6 मुख्य बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे और आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं और बिना और बार-बार इन शब्दों का प्रयोग होगा और बिना इन शब्दों को समझे आप फ्रांस की क्रांति को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। ऐसी स्थिति में आपको इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ही कुछ शब्दों के बारे में आपको जानना होगा, ताकि जब भी हम आपसे इस चैप्टर के बारे में बातचीत करें तो आप ठीक ढंग से उस बात को समझ सकें। तो एक शब्द है लिब्रे। लिब्रे ये फ्रांस की मुद्रा थी, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। जैसे हमारे यहाँ रुपया भारत की मुद्रा है, तो वहाँ लिब्रे मुद्रा थी। और ये भी आपको ध्यान देना होगा कि ये जो लिब्रे मुद्रा है 1794 में समाप्त कर दी गई, डिसकंटिन्यूड इन 1794। स्टेट शब्द से भी आपको परिचित होना होगा कि स्टेट क्या है, क्योंकि अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि फ्रांस का समाज 3 स्टेट में विभाजित था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। तो क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली ये श्रेणी थी। हम चर्चा करेंगे, बृहद रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो अगला शब्द है क्लर्जी, पादरी वर्ग, ये फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत था, इसकी भी बात अभी हम कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, ये जो पादरी वर्ग था चर्च के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण काम को संपादित कर रहा था। फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टैक्स है जो कि चर्च ले रहा था, उसको कहते हैं टाइद, TITHE, a tax levied by church on upon 10 of the agriculture produce। यानी फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस के जो किसान थे, तो किसान जो भी उत्पादन कर रहे थे उसका 1/10 भाग चर्च धार्मिक कर के रूप में ले लिया करता था, उसको कहते हैं टाइद। इस शब्द का बार बार इस्तेमाल होगा, ध्यान रखें। टाइल, TAILL, टाइल, टाइल भी एक टैक्स था, टाइद भी टैक्स था और टाइल भी टैक्स था। और यह टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी जो सरकार थी, फ्रांस का जो राजा था, जो उसकी सरकार थी, वो भी टैक्स वसूल कर रही थी। तो 1/10 भाग तो चर्च टैक्स के रूप में वसूल कर रहा था, जिसे हम टाइथ कहते हैं। और टाइल भी एक टैक्स था जिसको गवर्नमेंट वसूल रही थी। इस शब्द का भी सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसे हम हिंदी में जीविका संकट कहते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, यानी ऐसी चरम स्थिति
जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने रहते हैं। यानी फ्रांस की क्रांति के पहले सब्सिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो गई थी। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस को भी हमको समझना है। आपके दिमाग में ये बात रहे कि क्या है, ये अभी हमने आपसे डिस्कस किया। एक शब्द है ओल्ड रिजीम। इस शब्द का भी बार-बार प्रयोग होगा और इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं प्राचीन राजतंत्र। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, आपको पता हो गया। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो समाज था, जो संस्थाएं चल रही थी, तो उनका जो सिस्टम था, चलाने का जो सिस्टम था, जो उनकी गतिविधियां थी, इन्हें हम ओल्ड रेजिम के अंतर्गत लेते हैं। मैनर का मतलब जागीरों के मालिक थे, जागीरें थी। इसकी भी चर्चा हम बृहद रूप से आपसे करेंगे। सैटा, जिसे हम ग्रामीण किले हिंदी में कह सकते हैं, ए फ्यूडियल कॉसल ऑफ फोर्टलेस इन फ्रांस। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर फ्रांस के जो सामंत थे, इन ग्रामीण किलों में निवास कर रहे थे। उनके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये फ्यूडलिज्म क्या है, सामंतवाद क्या है। तभी बात आपके समझ में और ज़्यादा आएगी। आगे हम बातचीत करेंगे। ट्रेजन, ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी बिट्रायल ऑफ द वंस कंट्री और गवर्नमेंट। जो व्यक्ति अपने देश के विरुद्ध विश्वासघात करता है, उसके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। तो आपको ये भी पता होगा कि अभी हमने हल्का सा जिक्र भी किया है, यदि आपको ध्यान हो, कि जो फ्रांस का शासक लुई सोलहवां था, उसको देशद्रोह के अपराध में ही गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। एक शब्द नेग्रो का भी प्रयोग होगा और इसका मतलब है दैट ए टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका। जो सहारा के साउथ अफ्रीका के लोग थे, इनके जो स्थानीय लोग रहते थे, इनको निग्रो कहा जाता था। लेकिन अब ये अपमानजनक शब्द के रूप में इसको माना जाने लगा। ऐसी स्थिति में इस शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया है, नहीं किया जाता है। इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। महिलाओं के बारे में खासकर किस तरह से महिलाओं के जो बंधन थे, महिलाओं को कैसे अधिकार दिए गए और महिलाओं ने किस तरह से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में अपनी सहभागिता की और ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार आया। इमेंसिपेशन सबसे भी आप परिचित हो गए। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि आजकल तिथियों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन निस्संदेह इतिहास को ठीक ढंग से समझने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा, हमें याद रखना होगा। आइए हम देखते हैं। 1774 महत्वपूर्ण तिथि है। इसलिए महत्वपूर्ण तिथि है कि इस तिथि को लुई सोलहवां सिंहासन पर बैठा है और 1774 में जब वो गद्दी पर बैठा, उस समय ट्रेजरी खाली थी, यानी कोष नहीं था, बहुत दयनीय स्थिति थी। और 1774 में फ्रांस में रह रहे लोग, यानी ओल्ड रेजिम की जो स्थिति थी, वो बड़ी ही असंतोषजनक थी। फिर 1789 की तिथि को भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि 1789 में स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जर्नल एक व्यवस्थापिका सभा थी और स्टेट जर्नल की बैठक तब बुलाई जाती थी जब राजा को टैक्सेस लगाने होते थे, यानी टैक्सेस लगाने की अनुमति स्टेट जर्नल ही दिया करती थी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 175 वर्ष बाद स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई गई थी। आगे हम आपसे बातचीत बृहद रूप से करेंगे। और 1789 में ही मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि नेशनल असेंबली का गठन हुआ है और नेशनल असेंबली का जो गठन हुआ उसके लिए थर्ड स्टेट
यानी जो साधारण लोग थे और जो साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व था उनका, तो उन्हीं उन्हीं लोगों ने जब हम आगे की घटनाओं के बारे में आपसे आगे चल कर के बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए कि नेशनल असेंबली का गठन 1789 में हो जाता है और 14 जुलाई 1789 को बास्टील पर हमला किया जाता है। बास्टील एक दुर्ग था जहाँ राजनीतिक बंदी रखे गए थे। तो सबसे पहले जनता ने पहला हमला बास्टील पर किया और यहीं से क्रांति का बिगुल बज गया था। तो 1789 भी आपके लिए जानना जरूरी है। और 1789 में ही देहात में किसानों के विद्रोह प्रारंभ हो गए। पीजेंट्स रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड। आपको 1791 को भी जानना सही रहेगा क्योंकि 1791 में बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई और वह महत्वपूर्ण घटना यह है कि नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार कर लिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज framed to limit the power of the king and to guarantee basic rights of all human beings। यानी नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया और एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। साथ ही साथ जो मनुष्य के मानवाधिकार हैं उनको भी घोषणा की गई। इसलिए 1791 की तिथि आपको ध्यान में रखनी होगी। 1792 को भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक। संवैधानिक राजतंत्र की जगह वो गणतंत्र बन जाता है। इतना ही नहीं, जो लुईस लामा था, आगे हम आपको विभिन्न घटनाओं के बारे में बताएंगे कि राजा चाह रहा है कि विदेशों से सहायता मिले और विदेशों की सहायता के एवज में वो जो घटनाएं फ्रांस में कर रहा था, जो वो फ्रांस की जनता को गुमराह के लिए कर रहा था, ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता नाराज होती है। और आपको पता है कि 1792 में किस तरह से राजा को मार डाला जाता है, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। इसका जिक्र हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए 1792 की तिथि आप ध्यान में रखेंगे। 1792 की तिथि एक बड़ी महत्वपूर्ण है, वह ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक। मैंने आपको बताया था कि जो आतंक का राज्य था, जो चल रहा था, और उसमें जैकोबिन ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। लेकिन जैकोबिन जो था, जैकोबिन अब फ्रांस की सत्ता जो उसको सौंपी गई थी और रिपब्लिक घोषित किया गया था, उस रिपब्लिक को ठीक ढंग से चलाने में सफल नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है और फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स स्थापित होता है। ये भी हम आपसे बातचीत कर चुके हैं। ध्यान रहे, मैंने आपसे बताया था कि नेपोलियन, यानी जब फ्रांस में क्रांति हुई और डायरेक्टरी के अंतर्गत नेपोलियन को प्रथम कौंसल के रूप में अधिकार दिए गए और नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार कार्य भी किए। नेपोलियन ने विभिन्न देशों से युद्ध किया और यूरोप के कई महत्वपूर्ण राज्यों पर अपना अधिकार कायम किया और पूरे यूरोप में वो छा गया था। ऐसी स्थिति में नेपोलियन धीरे-धीरे, हालाँकि वो क्रांति का पुत्र भी कहा गया है, लेकिन वही नेपोलियन 1804 आते-आते अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। अब उसकी महत्वाकांक्षा इस तरह की थी कि वह यह बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि फ्रांस की जनता ने किस तरह से संवैधानिक राजतंत्र कायम किया था, फिर गणतंत्र कायम किया था और फ्रांस की जनता अब ये नहीं चाह रही थी। लेकिन नेपोलियन ने इतने काम किए थे फ्रांस में और यूरोप में फ्रांस की पुनर्प्रतिष्ठित स्थिति लाने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता पर उसका बहुत भरोसा था और आगे चल कर के नेपोलियन ने कई जगह अपने अधिकार कायम किए और फिर पूरे यूरोप के महत्वपूर्ण देश इकट्ठा हो जाते हैं और नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के मैदान में
हरा देते हैं और नेपोलियन को सेंट हेलेना जेल भेज दिया जाता है। इसलिए आप 1815 की तिथि को भी ध्यान रखेंगे। तो इन महत्वपूर्ण तिथियों को आप ध्यान देंगे, समझेंगे। यानी अभी तक जो हमने आपसे बातचीत किया, ध्यान रखिए, रिकॉल करें। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें 6 बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करना है, ताकि हम फ्रांस की क्रांति को ठीक ढंग से समझ सकें। मैंने बताया फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, जिसकी चर्चा मैंने किया। फिर मैंने आपसे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पर बातचीत की। फिर मैंने आपसे बातचीत की फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। Did women have a revolution? The evolution of slavery, the revolution and everyday life. इन बिंदुओं पर मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया, और फिर जो महत्वपूर्ण शब्द थे इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना उन शब्द को ठीक से समझे फ्रांस की क्रांति को ठीक ढंग से समझना आसान नहीं होगा। फिर महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में मैंने आपसे बातचीत की। महत्वपूर्ण तिथियां भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से समझ सकें। आइए अब हम देखते हैं, अब हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, और इसके पहले हम थोड़ा महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे, जो कि आपकी किताब में ये बातें नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो फ्रांसीसी क्रांति की घटनाएँ हैं, उन घटनाओं का इनका कनेक्शन है। इसलिए जब तक इसको आप नहीं समझेंगे, तो उन घटनाओं की बारीकियों को समझने में उतनी आसानी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपको ये पता होगा कि फ्रांस में बोरबन राजवंश का शासन था, और हेनरी फोर्थ इसका फाउंडर था, और 1589 में उसने इसकी स्थापना की थी, बोरबन डायनेस्टी की, और वह डायनेस्टी लुई 16वें तक चलती रही। ध्यान रहे, 1589 में हेनरी फोर्थ ने बोरबन डायनेस्टी की स्थापना की थी, और 1789 में ही फ्रांस में क्रांति हुई और बोरबन डायनेस्टी का समापन हुआ। यानी लगभग 200 वर्षों तक ये बोरबन डायनेस्टी सत्ता पर कायम रही। हेनरी फोर्थ के बाद लुई 13वां गद्दी पर बैठा, जो कि हेनरी फोर्थ का बेटा था। फिर लुई 14वां गद्दी पर बैठा, फिर लुई 15वां गद्दी पर बैठा, और लुई 16वां गद्दी पर बैठा। और मैंने आपको बताया था 1774 की तिथि, 1774 में गद्दी पर बैठा, और वह 1793 तक रहा। यानी कुल उसने 19 वर्ष शासन किया लुई 16वें ने, जिसको हम बृहद रूप से पढ़ेंगे। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में यूरोपियंस व्यापार के लिए आए थे, और उनमें फ्रांसीसी भी आए थे, और फ्रांसीसी 1664 में भारत आए थे, और यह घटना लुई 14वें के कार्यकाल की है। यानी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का ये व्यक्ति है, और उसने भी भारत में फ्रांसीसी कंपनी बना करके भेजा था 1664 में। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और लुई 15वां जो है वो 5 वर्ष की ही उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, और पहले तो उसके अंकल चाचा ने संरक्षण दिया, फिर कार्डिनल फेरी ने किया, उसके संरक्षण में काम हुआ, और 1743 से 74 तक लुई 15वां ने शासन को संचालित किया। ध्यान रहे, लुई 15वें के समय की बहुत सारी घटनाओं की छाप 1789 की क्रांति में आपको दिखेगी, इसलिए आप इसको ठीक ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लुई 16वां, मैंने आपको बताया कि 1774 में गद्दी पर बैठा, और लगभग ये 19 वर्ष शासन किया 1793 तक।
लुई सलोमे के कार्यकाल की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, अमेरिकन क्रांति के बारे में। तो अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था। अमेरिकी वासी इंग्लैंड के अधीन नहीं रहना चाहते थे। ऐसी स्थिति में 1776 में उन्होंने क्रांति कर दी। तो ये जो लुई सलोमा है, इसने लुई सलोमे ने अपनी एक सेना सहायता के लिए अमेरिका भेजी थी। और अमेरिका में 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी और वो इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए आंदोलन कर रही थी, उसमें सहायता किया था, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जितने लुई शासक जिनका जिक्र मैंने अभी किया, जितने भी राजा थे, यानी लुई 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये सभी राजा बिलीव्ड इन डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत पर ये भरोसा करते थे। अर्थात ये इनका ये मानना था कि राजा को ईश्वर ने बना करके भेजा है और राजा जैसा करे वैसा प्रजा को मानना पड़ेगा। तो ये भी एक निरंकुशता की स्थिति निर्मित हो रही थी। ये भी आपसे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जो सहायता किया लुई सलामे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, उसके जो सैनिक गए थे, उसमें भी बहुत सारा पैसा चला गया। पहली बात तो लुई 15वां बहुत ही खर्चीला था। उसके समय खजाना एकदम अंत में खाली हो गया था। मैंने आपको बताया भी कि जब 1774 में लुई सलामा गद्दी पर बैठा तो खजाना खाली ही था। और संयोग से लुई सलामे ने अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सहायता की। ऐसी स्थिति में 10 अरब लिब्रे से कहीं अधिक का कर्ज और बढ़ गया। यानी फ्रांस कर्जे से जूझ रहा था। 2 अरब पहले से ही फ्रांस के पास कर्जे थे और इस युद्ध में सहायता करने की वजह से 10 अरब से भी और अधिक कर्ज जुड़ गया। अब आप कल्पना करिए कि किस तरह से फ्रांस की स्थिति आर्थिक रूप से दयनीय हो गई थी। इतना ही नहीं, फ्रांस जिससे कर्ज ले रहा था, उन्होंने अब कहा कि हम इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा लेंगे और कर्जदार सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगे। तो ये भी एक बहुत ही दयनीय आर्थिक स्थिति निर्मित हो रही थी। आइए अब हम देखें, बृहद रूप से समझने का प्रयास करें कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का क्या स्वरूप था। बहुत सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं और हम बृहद रूप से इस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे आपका। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, हालांकि उसके पहले भी, सोसाइटी वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी यूरोप का जो मध्यकाल है, पूरा मध्यकाल सामंती व्यवस्था से प्रभावित है। तो हमारा तो फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जब क्रांति हो रही है, उस समय सामंतवादी व्यवस्था, हम आगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे सामंतवादी सिस्टम क्या है, हम आपको बताएंगे। French society in the 18th century was divided into three states and only members of third states paid taxes. मैंने पहले भी आपको बताया है कि फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी आते थे, सेकंड स्टेट में सामंत आते थे और थर्ड स्टेट में जन साधारण लोग आते थे। लेकिन विडंबना यह थी कि सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को ही टैक्स देना पड़ता था और 2 जो कुलीन और सामंत थे, ये टैक्स से मुक्त थे। So the term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। ये तो हम आपको बता चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि इसका क्या मतलब है। अब आइए हम
फ्रांस के समाज को ठीक ढंग से समझने का और प्रयास करें। तो अभी हमने बताया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत क्लर्जी था, जिसे हम पादरी कहते हैं। सेकंड स्टेट्स के अंतर्गत नोबिलिटी, जिन्हें हम कुलीन वर्ग कहते हैं। और थर्ड स्टेट्स के अंतर्गत कॉमन मैन, जनसाधारण के लोग आते थे। जनसाधारण की मोटे तौर पर 3 कैटेगरी थी। जनसाधारण की कैटेगरी जो बनाई गई, आइए उसको हम समझें। जो पहली कैटेगरी थी उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लायर्स यानी बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आते थे। दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, किसान और कारीगर आते थे। जनसाधारण की तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सब तीसरी यानी जनसाधारण की तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे थे। अब इसको आप समझने का प्रयास करिए। पूरी आबादी में जो फ्रांस की पूरी आबादी थी, इसमें जो भी हमने आपको फ्रांस के समाज का परिदृश्य बताया और दिखाया, तो पूरी आबादी में 90% किसान थे, जबकि जमीन का मालिकाना हक बहुत कम उनके पास था। आबादी तो उनकी 90% थे, लेकिन जमीन का मालिकाना हक बहुत ही नॉमिनल था। यह बात उभर कर आई कि 60% जमीन पर, यानी फ्रांस की जो कुल जमीन थी उसका 60% हिस्सा चर्च, कुलीन और तीसरे स्टेट्स के अमीरों के पास था। अर्थात जो इस फर्स्ट स्टेट वाले थे, सेकंड स्टेट वाले थे और तीसरी स्टेट वालों में से जो पहले, यानी जो अमीर थे, व्यापारी थे, वकील थे, तो 60% जमीन तो उनके पास थी। मैंने अभी आपसे बताया था कि टैक्सेस जो थे, टाइथ, ये धार्मिक कर था और जो किसान उपज लेते थे उसका 10वां हिस्सा चर्च टैक्स के रूप में उनसे ले लिया करता था। इतना ही नहीं, सरकार जो है, सरकार अलग से डायरेक्ट टैक्स लेती थी जिसे टाइल कहते थे, जिसकी बात हम आपसे कर चुके हैं। आइए हम देखें, अभी फ्रांस के समाज के दृश्य को आप ठीक से समझ रहे हैं कि एक तरफ संपन्न लोग हैं, एक तरफ अधिकार युक्त हैं, विशेषाधिकार युक्त हैं और दूसरी तरफ जिनके पास कुछ नहीं है और सारे के सारे टैक्सेस से संबंधित दायित्व भी उनके पास हैं। आइए हम इसको ठीक से समझें, तब हमें पता चलेगा कि आखिरकार जीने का संघर्ष कैसे हुआ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड हाउ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड। आर्थिक स्थिति आप भाप चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस लगातार कर्ज में डूब रहा था। फ्रांस को बहुत सारी जो उनके पास इनकम हो भी रही थी, वो इंटरेस्ट के रूप में जो कर्ज उन्होंने लिया था उसको अदा करना पड़ रहा था। आइए इसको ठीक से समझें। मैंने लुई 15वें का जिक्र आपसे किया है और लुई 15वें के जिक्र करने का मतलब ये था कि हम 1715 की बात करेंगे और 1715 में लुई 15वां शासन कर रहा था। तो लुई 15वां के शासन के दौरान 2.3 करोड़ अर्थात 23 मिलियन आबादी थी। यानी जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी 1715 में, जिस समय लुई 15वां शासन कर रहा था, उस समय फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी। जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय अर्थात 1789 में फ्रांस की आबादी 2.8 करोड़ हो गई। यानी लुई 15वां के समय जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ करके लुई 16वें के शासन काल में कैसे दिख रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन उस जनता को खाने के लिए भोजन चाहिए था। तो भोजन चाहिए था लेकिन उस अनुपात में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था।
Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. उस समय और स्थिति नाजुक हो गई जब फ्रांस में अकाल पड़ रहा था, ओला पड़ा, तो फसलों की स्थिति और दयनीय हो गई। पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, लेकिन खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ा। साथ ही साथ सूखा भी पड़ गया, ओले भी पड़ गए। ऐसी स्थिति आर्थिक स्थिति बड़ी ही खराब हुई। तो दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंट क्राइसिस। ऐसी स्थिति में फ्रांस के लोगों के पास जीविका का संकट आ गया। अब आपको हम फ्यूडलिज्म पर समझाने का प्रयास करेंगे। ये फ्यूडलिज्म क्या है, और आप समझेंगे तभी आपके समझ में बात आएगी कि फ्यूडलिज्म वास्तव में किस तरह से समाज को प्रभावित कर रहा था और जनता कितना परेशान थी। आइए समझें। फ्यूडलिज्म भूमि वितरण पर आधारित एक सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था थी। फ्यूडलिज्म के 3 लक्षण दिखाई दे रहे थे: जागीर, संरक्षण, संप्रभुता, यानी प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन एंड सॉवरेनिटी। तो जो जागीर थी, जागीर क्या थी? साधारणतः भूमि को ही कहते थे जागीर। संरक्षण, भूमिदाता द्वारा भूमि पाने वाले की सुरक्षा था। यानी जो सामंत थे, ये किसानों को भूमि देते थे और उसके बदले में सुरक्षा की गारंटी देते थे। संप्रभुता, अपनी जागीर में भूमिपति का पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व। यानी जो जागीर थी, उन पर किसका स्वामित्व था? सामंतों का स्वामित्व था। ऐसी स्थिति में यह सामाजिक परिदृश्य जो था, आर्थिक परिदृश्य जो था, राजनीतिक परिदृश्य जो था, उसमें सामंत किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, और यह महत्वपूर्ण भूमिका जनसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी सामंत व्यवस्था को आप समझ गए होंगे, उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत बड़े बड़े भूमिपति उन प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करते थे जिन पर पहले राजाओं का अधिकार था। यानी इनके पास राजनीतिक अधिकार भी थे, राजाओं ने इनको अधिकार दिया था, राजाओं ने इनको टैक्स वसूल करने का अधिकार दे दिया था, इनको भूमि दे दी गई थी, और उसके एवज में जनता को इनसे शोषण ही शोषण भोगना पड़ रहा था, झेलना पड़ रहा था। तो बस आज यहीं तक, आगे फिर हम बातचीत करेंगे।